जादुई बिल्ली की कहानी। कमला अपने पति रमेश के साथ सीतापुर नाम के गांव में रहा करती थी। रमेश बहुत गरीब था। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। एक दिन कमला रमेश से कहती है, रमेश, ये सब कब तक चलेगा? हम अपनी जरूरियात तो छोड़ो, 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। रमेश कमला से कहता है, लगता है किस्मत भी हमारा इम्तिहान ले रही है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। इतने में दरवाजा बजने की आवाज आती है। इस वक्त कौन आ गया है? तुम ठहरो, मैं देख के आता हूँ। रमेश दरवाजे पे देखने बाहर जाता है। बाहर से हरीलाल खड़ा होता है। रमेश बाहर आता है। जी सीत, क्या हुआ? सब ठीक तो है? रमेश, आज 10 तारीख हो गई है, मेरे पैसे कब देगा तू? किया, मैंने तो आपके सारे पैसे दे दिए हैं। तूने अभी तक जो पैसे दिए हैं वो तो ब्याज था, अब असल रकम कब देगा? रमेश कहता है, सेठ जी, ये जुल्म है। मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। ये मेरा मसला नहीं है, मुझे अगले हफ्ते तक रकम मिल जानी चाहिए। सेठ जी रहम करो, मैं अगले हफ्ते तक पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। मैं आपको अगले हफ्ते पैसे कहाँ से दूंगा? ज्यादा बोलेगा तो तेरा घर, बैलगाड़ी सब बेच दूंगा। याद रख, हरीलाल से पंगा लेना आसान नहीं। ये बोलकर हरीलाल और उसके साथी वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह गांव में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है, कल रात गांव के एक मंदिर में चोरी हो गई है। वो चोर जेवरात के साथ साथ मंदिर की मूर्ति भी ले गया। हे राम, क्या जमाना आ गया है, अब तो गांव के मंदिर भी सुरक्षित नहीं। इतने में सेठ हरीलाल और उसका साथी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? जरा हमें भी तो बताओ। अरे हरीलाल, तुम्हें पता नहीं कल रात गांव के मंदिर में चोरी हो गई है? मैंने कल रात रमेश को मंदिर में घुसता हुआ देखा था। मुझे लगता है जरूर चोरी रमेश ने की है। क्या कह रहे हो हरीलाल? अगर ये सच है तो हमें जरूर रमेश के घर जाना चाहिए। हाँ तो चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारे गांव वाले रमेश के घर जाते हैं। गांव वाले जैसे ही रमेश के घर पहुंचते हैं तो हरीलाल जोर से आवाज लगाता है, रमेश, ओ रमेश चोर, बाहर निकल। रमेश डरता हुआ बाहर आता है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इतना भोला मत बन, हमें सब पता है। कल रात मंदिर में चोरी तूने ही की है। देख रमेश, अगर चोरी तूने की है तो बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। देखो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ठीक है, इसका फैसला कल पंचायत में होगा। ये कहकर हरीलाल और गांव वाले सारे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है। हाँ तो हरीलाल बताओ, उस दिन तुमने गांव के मंदिर के पास क्या देखा था? मैंने उस रात रमेश को गांव के मंदिर में जाते हुए देखा था। हाँ तो रमेश बता, तो उस रात गांव के मंदिर में गया था? नहीं, ये झूठ है। मैं उस रात अपने घर में सो रहा था। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरी पत्नी से पूछ लें। क्या तुम्हें पता नहीं, परिवार में से किसी भी सदस्य की गवाही मंजूर नहीं होगी। हाँ तो हरीलाल, तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई गवाह है? जी मुखिया जी, मेरे पास गवाह है। मेरे साथ उस दिन वहाँ विवेक भी मौजूद था, आप इससे भी पूछ सकते हैं। हाँ तो विवेक बताओ, तुमने उस रात रमेश को गांव के मंदिर में जाते हुए देखा था? जी मुखिया जी, मैं भी उस रात हरीलाल के साथ मौजूद था। मैंने रमेश को मंदिर में जाते हुए देखा था। हाँ तो रमेश, तुम्हारे पास और कोई गवाह है? नहीं, मेरे पास और कोई गवाह नहीं, मगर भगवान जानता है मैं निर्दोष हूँ। वो बात तो ठीक है, मगर पंचायत सबूत मांगती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम गांव छोड़ के चले जाओ या चोरी का सामान लुटा गो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुखिया जी, मैं चोर नहीं और ना ही मेरे पास मंदिर का कोई सामान है। मैं अपना फैसला ईश्वर पे छोड़ता हूँ। अगर आप कहते हैं तो कल सुबह मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा। ये फैसला सुनकर हरीलाल और उसका साथी बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ रमेश बहुत परेशान खड़ा होता है, क्योंकि बात उसके चरित्र पे आ गई होती है। अगली सुबह रमेश और उसकी बीवी गांव छोड़ के जंगल में चले जाते हैं।
रमेश जंगल में एक झोपड़ी बना लेता है। अब रमेश और उसकी बेवी वहाँ रहने लगते हैं। रमेश रोज सुबह जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और शहर में बेच आता था। इसी तरह कई दिन गुजर गए। रमेश जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है। अचानक उसे एक आवाज आती है, यहाँ कोई है, मेरी मदद करो। रमेश यहाँ वहाँ देखता है, उसे एक साधु दिखता है। रमेश साधु के पास जाता है और कहता है। रमेश उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाता है। बाबा जी, आपको क्या हुआ है? आप बेहोश क्यों हो गए? बेटा, मैं काफी लंबा सफर करके आ रहा था। रास्ते में मुझे डाकू ने लूट लिया। उन्होंने मेरा सारा सामान लूट लिया। मैं काफी दिनों से जंगल में खाने की तलाश में भटक रहा था। बाबा जी, एक काम करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। रमेश बाबा जी को अपने घर ले जाता है। रमेश कमला से कहता है, कमला, बाबा जी के लिए खाने के लिए कुछ लाओ। जी, मैं अभी कुछ लाती हूँ। कमला बाबा जी के लिए खाना लेने जाती है। कुछ देर बाद कमला बाबा जी के लिए खाना ले आती है। बाबा जी खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बाबा जी रमेश के इस स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुए। बाबा जी रमेश से कहते हैं, बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। बाबा जी, ईश्वर मेरा क्या भला करेगा? पहले ही मेरे साथ इतना सब बुरा हो चुका है। रमेश बाबा जी को अपनी सारी कहानी सुना देता है। बाबा जी रमेश की कहानी सुनने के बाद रमेश से कहते हैं, बेटा, ईश्वर पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। जंगल के बीच में एक गुफा है। उस गुफा में एक काली बिल्ली है। अगर तुमने उस बिल्ली को प्रसन्न कर दिया तो वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। बाबा जी, ऐसी बात है तो मैं कल सुबह ही जंगल में जाता हूँ। रमेश अगली सुबह जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल काफी घना और डरावना होता है, मगर रमेश हार नहीं मानता और अपना सफर जारी रखता है। जंगल के बीच रमेश को एक गुफा दिखती है। रमेश उस गुफा में चला जाता है। रमेश जैसे ही गुफा में जाता है, वो देखता है कि गुफा अंदर से काफी डरावनी होती है। गुफा के अंदर रमेश को एक काली बिल्ली नजर आती है। रमेश जैसे ही बिल्ली के पास जाता है, बिल्ली रमेश से कहती है, रमेश, कहो कैसे आना हुआ? रमेश ये देख चौंक जाता है। क्या तुम बोल सकती हो? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है। तुम्हारा गांव से निकले जाना, जंगल में साधु का मिलना और तुम्हारा मेरे पास आना। अगर तुम्हें सब पता है तो बताओ, गांव के मंदिर में चोरी किसने की? चोरी हरीलाल और उसके साथी विवेक ने की है। मैं उस वक्त वहीं मौजूद थी। क्या तुम ये बात सबके सामने कह सकती हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलती हूँ। हम वहाँ जाके हरीलाल और विवेक की हकीकत सबके सामने लाते हैं। ये कहकर रमेश और बिल्ली गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रमेश और बिल्ली दोनों गांव की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें सुबह हो जाती है। मुखिया जी, मैंने कहा था आपको कि मैं निर्दोष हूँ, मगर आप सबने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ता। अब मेरी बेगुनाही का सबूत ये बिल्ली देगी। रमेश, लगता है गांव से निकाले जाने के सदमे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अब भला क्या बिल्ली भी बोलेगी? मुखिया जी, मैं बोल सकती हूँ। क्या तुम बोल सकती हो? जी हाँ, मैं बोल सकती हूँ। अच्छा तो बताओ, उस दिन गांव के मंदिर से चोरी किसने की थी? चोरी उस रात हरीलाल और उसके साथी विवेक ने की थी। मैं उस रात वहाँ मौजूद थी। ये झूठ है, चोरी मैंने नहीं की। अच्छा, अभी बताती हूँ तुम्हें। जादुई बिल्ली विवेक को बकरी बना देती है। हाँ तो हरीलाल, बताओ, क्या तुम्हें भी बकरी बनना है या गांव वालों को सच बताते हो? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं गांव वालों को सब सच बताता हूँ। चोरी उस रात मैंने और विवेक ने मिलके की थी और इल्जाम रमेश पर डाल दिया थे। मुझे माफ कर दे मुखिया जी, मेरे मन में लालच आ गई थी, मुझे माफ कर दे। किया तुमने मेरे हाथ से एक निर्दोष को सजा दिलवाई। तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं ये आदेश देता हूँ कि हरीलाल के हाथ काट दिया जाए ताकि गांव वाले ऐसी कोई गलती न कर सके।
मुखिया जी हरीलाल के हाथ काटने के आदेश दे देते हैं, मगर रमेश अपनी रहमदिली दिखाते हुए मुखिया से कहता है, मुखिया जी, हरीलाल और विवेक ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं इन्हें माफ करता हूँ। आपसे भी ये विनती करता हूँ कि आप भी इन्हें माफ कर दें। रमेश, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भूल गए इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? मुखिया जी, इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया, इन्हें इसकी सजा मिल चुकी है और आपसे भी ये विनती करता हूँ कि आप भी इन्हें माफ कर दें। देखा हरीलाल, जिसका तुम बुरा चाहते थे, आज वही तुम्हें सजा से बचा रहा है। मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर तुमने मेरा साथ उतना ही अच्छा सलूक किया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ए जादुई बिल्ली, आप भी विवेक को माफ कर दें और इसे दोबारा इंसान बना दें। जादुई बिल्ली विवेक को दोबारा इंसान बना देती है। मुखिया जी रमेश के खाने पर हरीलाल और विवेक को माफ करते हैं। उधर बिल्ली रमेश से कहती है, रमेश, मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर जादुई बिल्ली वहाँ से गायब हो जाती है। इधर सारे गांव के सामने हरीलाल की सच्चाई आ जाती है। दूसरी तरफ रमेश की नेक दिली सारे गांव के दिल में घर कर जाती है। उसकी इज्जत और रुतबा पहले से बढ़ जाता है। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो स्वयं खुद उसमें गिरता है। इसलिए कहते हैं, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए।